हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरेट्स पर। और आज हम फेट्स डे नाइट के एक्सप्लेनेशन को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि टोटल 24 एपिसोड्स हैं और इसके और भी सीजन है जो कि इसके बाद आएंगी और मैं इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो चलो जल्दी से आज फेट्स डे नाइट के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करते हैं, जिसका नाम है द फर्स्ट डे। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है फुयुकी सिटी से, जहां पर एक लड़की और एक आदमी के बीच में फाइट हो रही थी और यह फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि पूरा शहर जल रहा था, सब कुछ तबाह हो चुका था। फिर वो दोनों एक दूसरे को हेड ऑन हमला करते हैं, जिस वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। कहानी फिर शिफ्ट होती है 10 साल बाद और अभी वो समय आ चुका है जब 7 मेगस पार्टिसिपेट करेंगे और वो सभी एक एक सर्वेंट चूज करेंगे जो कि 7 अलग अलग क्लास से होंगे और वो एक दूसरे के खिलाफ बैटल करेंगे ताकि उन्हें वन एंड ओनली होली ग्रेल मिल सके। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि चैंटिंग करके अपने सर्वेंट को समून करती है। उसका सर्वेंट कहता है कि मैं श्योर हूँ कि मुझे एक वंडरफुल मास्टर मिली है। इसके बाद हमें 10 साल पहले जो तबाही मची थी उसके अगले दिन एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में था। तभी उसके डैड आकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब वही लड़का जो कि हमारा एमसीए सीरो एमिया, उसे एक लड़की साकुरा आके उठाती है। सीरो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आज भी ज्यादा सो गया। तो साकुरा कहती है कि उसे अच्छा लगेगा अगर सीरो टाइम टू टाइम ज्यादा सोता रहे। साकुरा फिर सीरो को जल्दी से तैयार हो जाने को कहती है क्योंकि टाइगा सेंसेई जल्दी यहाँ पर आ जाएंगी और यही ब्रेकफास्ट के बाद वो साकुरा बना देगी। और यह बड़ा सा घर एक वेयरहाउस है जो कि सीरो के घर में ही आता है और ये सीरो का सीक्रेट बेस था जहाँ पर सीरो बचपन में छुपकर आया करता था। पर अभी 5 साल हो चुके हैं उसके डैड किरीसुगु के डेथ हुए। किरीसुगु के पास घर तो बहुत बड़ा था पर वो अकेले थे और उन्होंने सीरो को भी एडॉप्ट किया था, जिसे उनके जाने के बाद ये सब कुछ मिल चुका है। और जितने भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है उन्हें मिस्टर फुजिमुरा जो कि बिग लैंड ओनर है और किरीसुगु के पहचान वाले वही संभालते हैं। और यह है टाइगा फुजिमुरा जो कि सीरो के टीचर है और मिस्टर फुजिमुरा की पोती भी। टाइगा साकुरा से कहती है कि तुम सीरो को बिगाड़ रही हो उसका सारा काम करके, वो यहाँ पर तुम्हारा बस फायदा ही उठा रहा है। तो सीरो कहता है कि मुझे तो लगता है कि आप हैं जो कि फायदा उठा रही है, सुबह शाम खाने के टाइम पर आप यहाँ पर आ ही जाती हैं। टाइगा कहती है कि मैंने किरीसुगु से वादा किया था कि तुम्हारे बड़े होने तक तुम्हारा ख्याल रखूंगी, इसलिए मैं यहाँ पर आती हूँ। पर सीरो उन्हें पूरा इग्नोर कर देता है। इसके बाद टाइगा भागते हुए स्कूल जाते हैं क्योंकि वो लेट हो गई है। यहाँ पर सीरो और साकुरा स्कूल जाने से पहले उन्हें गैस लीक इंसिडेंट के बारे में पता चलता है और ये इंसिडेंट्स अभी सिंटो में बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं, पर इसका रीजन अभी तक पुलिस को पता नहीं चला है। फिर दोनों स्कूल जाने के लिए निकलते हैं और हमें पता चलता है कि साकुरा सीरो की एक दोस्त की बहन है। 1 साल पहले जब सीरो इंजर्ड हो गया था तब साकुरा एक बार आई थी उसकी मदद करने, पर उसके बाद से साकुरा रेगुलर आने लगी और सीरो के कामों में मदद करने लगी। और स्कूल जाते हुए उन्हें बहुत से पुलिस कार्स भी दिखती हैं, पर वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। फिर स्कूल में हम सीरो को हीटर ठीक करता हुआ देखते हैं जो कि वो अपने दोस्त ऐसे जो कि स्टूडेंट गवर्नमेंट ऑफिस का प्रेसिडेंट है उसके कहने पर ठीक करने आया है। सीरो फिर ऐसे ही को कमरे से बाहर जाने को कहता है ताकि वो यहाँ पर कंसंट्रेट कर सके। सीरो फिर हीटर को टच कर उसमें कहाँ पर प्रॉब्लम है उसे विजुअलाइज कर लेता है और बैठकर उसे ठीक करने लगता है। उसके डैड ने भी कहा था कि सीरो एक ऑब्जेक्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को इमेजिन करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पर एक मैजिक के हिसाब से वो अभी तक कुछ भी नहीं है। सीरो फिर हीटर को ठीक करके एसआई के साथ क्लास जाने लगता है जब सीरो उसी लड़की को देखता है जिसे कि हम लोगों ने चांटिंग करता हुआ देखा था और सीरो उसे बस देखता ही रहता है। ऐसे ही बताता है कि इस लड़की का नाम है रिन तोहसाका, क्लास 2A की स्टूडेंट है। रिन बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है ब्यूटी विथ ब्रेन की और उसके बारे में कोई भी गलत र्यूमर भी नहीं है और वो लगभग हर लड़के की क्रश भी है। पर ऐसे ये भी कहता है कि उसे रिन बिल्कुल भी पसंद नहीं और इसका रीजन पूछने पर वो कहता है कि बस ऐसे ही। फिर हम टाइगा को देखते हैं जो कि थोड़ी लेट क्लास में एंटर करती हैं और क्योंकि उनका नाम टाइगर टाइगर से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है सभी बच्चे उन्हें टाइगर कहकर चिढ़ाते रहते हैं। उसके बाद हम स्कूल के छत में रिन को देखते हैं जो कि अपने सर्वेंट से पूछ रही होती है कि क्या तुमने दूसरे सर्वेंट्स के मूवमेंट्स को ट्रैक किया है
जिस पर उसका सर्वेंट कहता है कि वो बस उन्हें सेंस कर सकता है जो कि उसके आसपास हो। बस एक ही ऐसा सर्वेंट है जो कि दूसरे सर्वेंट्स को बहुत ही दूर से सेंस कर सकता है, और वो है कास्टर। उसके बाद सीन फोकस करता है सीरो और एसआई पर, जो कि एक साथ बैठकर लंच कर रहे थे। ऐसे ही वहीं पर सेकंड चौम के इंसिडेंट के बात उठाता है, जिससे सीरो को याद आता है कि उसने उसी तरफ बहुत से पुलिस कार्स को जाता हुआ देखा था। सीरो के पूछने पर कि आखिर वहां पर क्या हुआ है, ऐसे ही बताता है कि एक होमिसाइड। उसे पूरी बात तो नहीं पता है, पर ये एक रॉबरी थी जिसमें घर के 4 लोगों को एक लंबे से किसी वेपन से मार दिया गया है, और यह वेपन कोई जैपनीज सोर्ड या फिर कोई स्पीयर जैसी चीज हो सकती है। ऐसे ही आगे बताता है कि सिंटो में गैस लीक की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है, और इसी वजह से स्कूल की कर्फ्यू भी बढ़ सकती है, जो कि अभी 6 बजे की है। उसके बाद कोई भी स्कूल में नहीं रह सकता है, इवन क्लब के मेंबर्स भी नहीं। ये सब सुनने के बाद सीरो पूछता है कि क्या उन्होंने सस्पेक्ट को पकड़ा है। ऐसे ही कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, उनके पास तो एक क्लू भी नहीं है। पर तुम थोड़े ठीक नहीं लग रहे। बस अचानक ये खबर सुनकर मैं थोड़ा बेचैन सा हो गया था। फिर स्कूल के बाद सीरो यही बातें सोचते हुए घर जाने लगता है, और किसी के बुलाने पर भी वो नहीं रुकता। सीरो फिर अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए भी जाता है, पर वो काम पर जल्दी ही आ गया था, इसलिए वो पास के एक पार्क में चला जाता है। और वो सोच रहा था कि आखिर इस जगह पर घास वगैरह लगाकर इसे फिर से अच्छा क्यों नहीं किया जाता। सीरो को फिर 10 साल पहले की इंसिडेंट याद आने लगती है, और वो सोचता है कि आखिर ऐसा कुछ क्यों हुआ। मैं इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता डैड। और हमें पास्ट के एक सीन को दिखाया जाता है, जहां पर सीरो कह रहा था कि वो सभी लोगों को बचाना चाहता है, जैसे कि उसके डैड ने उसे बचाया था। पर उसके डैड समझा रहे थे कि एक को बचा पाना मतलब दूसरे को ना बचा पाना। वो ये तो समझ पा रहा था कि आखिर उसके डैड का मतलब क्या है, पर वो इसे बस एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा था। हर दिन कितने इनोसेंट लोग मरते हैं, पर कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, बस कुछ लोगों को ही बचाया जा सकता है। और सीरो को इसी से ही प्रॉब्लम है। और सीरो बाय नेचर इतना अच्छा है कि वो पार्ट टाइम जॉब पर भी दूसरों का काम करता है, किसी के भी रिक्वेस्ट को कभी नहीं टालता। उसके बाद सीरो जब घर जा रहा होता है, उसे एक सोर्ड जैसी कोई चीज सेंस होती है, जिसके बाद हम कुछ अजीब से लोगों को देखते हैं। सीरो फिर उसी घर के पास से जा रहा होता है जहाँ पर होमिसाइड हुई है। तभी उसे एक लड़की दिखती है, जो उसे कहकर जाती है कि जल्दी से अपने सर्वेंट को समन कर लो, नहीं तो तुम मारे जाओगे बड़े भाई। और वो लड़की गायब हो जाती है, और सीरो कुछ भी समझ नहीं पाता। सीरो फिर उसके बाद घर वापस आ जाता है, जहाँ पर टाइगा उसे डांटती है क्योंकि वो इतना लेट घर आया था। सीरो कहता है कि वो बस दूसरों की मदद कर रहा था, और ये तो अच्छा होता है ना। फिर साकुरा के पूछने पर टाइगा बताती है कि सीरो बचपन से ही ऐसा है, किसी को भी कभी परेशानी में देख नहीं पाता। बचपन में सीरो कहा करता था कि वो प्रोटेक्टर ऑफ जस्टिस बनेगा। एक बच्चे के लिए ये सब कुछ कहना चलता है, पर सीरो अभी भी इस बात को लेकर पूरा सीरियस है। टाइगा फिर सीरो को एक क्लब का पोस्टर दिखाकर उसे चिढ़ाने लगती है, तो सीरो गुस्सा हो जाता है और उसे पोस्टर से उन्हें पीटने जाता है। पर टाइगा उससे पहले उसे दूसरे पोस्टर से पीट चुकी थी, पर वो ये बात भूल गई थी कि ये कोई पोस्टर नहीं बल्कि एक मेटल रोड है, जो कि वो सीरो के लिए ही लाई है। फिर रात को दोनों वापस चली जाती हैं, और सीरो बैठकर उन्हें मेटल रोड्स को इमेजिन करने लगता है, उन्हें विजुअलाइज करने लगता है, और उनके कॉम्पोजिशन को भी समझता है। उसे फिर अपने डैड की याद आने लगती है। वो एक मैगस थे जिन्होंने की सोसाइटी के स्ट्रक्चर और प्रॉब्लम के खिलाफ लड़ा था, इसलिए वो सीरो के लिए उसके हीरो हैं। पर ना ही सीरो के पास सोर्सरी का टैलेंट है और ना ही उसके पास मैजिक मार्क है, जो कि एक मैगस होने का प्रूफ होता है। पर उसके पास एक सोर्सरी है जिसमें कि वो चीजों को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, और उसे लगता है कि अगर वो लगातार प्रैक्टिस करता रहेगा तो वो भी उसके डैड की तरह बन सकता है। पर उसके डैड ने ये बात भी कही थी कि सोर्सरी बस कॉन्फ्लिक्ट ही लेकर आती है, तो सीरो जैसे कभी इसे लोगों के सामने परफॉर्म ना करे, पर वो जब भी करे हमेशा लोगों के भले के लिए करे, ना कि खुद के लिए। और सोर्सरी बहुत ही हार्ड होती है, तो उसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। और सीरो ने सोच लिया था कि वो अपने डैड की तरह ही किसी को बचाएगा, जैसे कि उसके डैड ने उसे बचाया था। इसके बाद हम रीन और उसके सर्वेंट को एक ऊंचे बिल्डिंग के छत पर देखते हैं। रीन पूछती है कि यह व्यू तुम्हें कैसा लगा, तो सर्वेंट कहता है कि बहुत ही अच्छा, और अगर हम लोग पहले ही यहाँ पर आ जाते तो हमें पूरी सिटी घूमने की मेहनत करनी नहीं पड़ती।
पर रीन कहती है कि तुम्हें यहाँ से बस सिटी का व्यू मिलेगा, पर जब तक तुम एक्चुअल सिटी में नहीं जाओगे तुम्हें उसके बारे में अच्छे से पता नहीं चलेगा। पर सर्वेंट कहता है कि यह बात सही नहीं है, आर्चर क्लास को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए। मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि आखिर उस ब्रिज में कितने स्क्रूज लगे हैं। रीन कहती है कि क्या सच में? सर्वेंट कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक बेहतरीन मास्टर हो, तुम बस ये सारे सवाल पूछकर मुझे टेस्ट कर रही हो। तो रीन फिर कहती है कि माफ करना अगर मैंने तुम्हें ऑफेंड किया हो। सर्वेंट कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर आशा करता हूँ कि आगे जाकर सिटी में जो कुछ भी होगा उसे देखकर तुम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगी। तो रीन कहती है कि मैं तो इसके लिए 10 सालों से तैयार हूँ। और पहला एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।